Good afternoon, everyone. I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist in Oasis Fertility वाकर, और आज हमारे साथ है डॉक्टर नीरज बतकावड़े, क्लिनिकल हेड इन ओएसिस फर्टिलिटी। जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल आता है तो हम उनको दो इम्पोर्टेंट टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर एएफसी काउंट एंड एएमएच ब्लड टेस्ट। ये दोनों भी टेस्ट ओवरी का रिजर्व बताते हैं। ओवरी का रिजर्व यानी ओवरी की फर्टिलिटी कैपेसिटी। आफ्टर टेस्ट यदि उनका ओवरियन रिजर्व कम आता है तो कपल को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अब क्या करें, कौन सी ट्रीटमेंट करें, और ओवरियन का रिजर्व बढ़ाने के लिए और कुछ चीजें कर सकते हैं या नहीं। आज हम इसी टॉपिक पे पुअर ओवरियन रिजर्व पे डॉक्टर नीलेश सर से बात करेंगे। हाय सर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओवरी का रिजर्व क्या होता है और हम कब बोलेंगे कि ओवरी का रिजर्व कम हुआ है? थैंक यू पल्लवी। आई थिंक ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, पुअर ओवेरियन रिजर्व, क्योंकि जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे दिन ब दिन हम लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, कुछ एक्टिव या पैसिव एडिक्शंस हमारे लाइफ में आ गए हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो या पैसिव स्मोकिंग हो, अल्कोहलिज्म हो, कई बार ड्रग्स हो। ये सब चीजों की वजह से हमारे गैमेट्स पे असर होने लगा है, और वो असर दोनों तरफ पे देखा गया है। स्पर्म काउंट में भी हम लोग गिरावट देख रहे हैं, और उसी तरीके से एक काउंट में भी गिरावट देख रहे हैं। सो ये जो एक काउंट की महिलाओं में जो गिरावट देखी गई है, ये अगर सिग्निफिकेंट है तो इसको हम लोग पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। और इसके बारे में जानने के बाद एक शॉक सा होता है पेशेंट को कि हमको ये डायग्नोसिस कैसे हुआ, कि हमारा एक रिजर्व कैसे कम हो गया। कई बार हमको इसका कारण पता चल जाता है, बट कभी हमको इसका कारण भी पता नहीं चलता है। बेसिकली हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे। सर, ओवरियन रिजर्व कम होने के क्या सिम्टम्स होते हैं और हम कौन से टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ओवरी का रिजर्व कम हो रहा है? पहले हम ये देख लेते हैं कि पुअर ओवेरियन रिजर्व की व्याख्या क्या है या डेफिनेशन क्या है। अगर नॉर्मली जो ओवरीज में एग्स देखे गए हैं वो जन्म के वक्त सबसे ज्यादा रहते हैं, और इंट्रायूट्राइन लाइफ में उससे भी अधिक रहते हैं। जन्म के वक्त ये कुछ मिलियंस में रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, माहवारी आना चालू हो जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है, उस वक्त ये नंबर ऑफ एग्स कम हो जाते हैं और कुछ लैक्स में आ जाते हैं। और जब माहवारी शुरू होती जाएगी तो पूरे जो लाइफ स्पैन है, मेंस्ट्रुअल लाइफ स्पैन या रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन जिसको हम लोग कहते हैं किसी फीमेल का, उस दौरान लगभग 400 बार ओवरीज से एग्स बाहर निकलेंगे, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, और 400 बार एग रिलीज होगा। तो केवल यूज होने वाले 400 ही टाइप्स है, बट उसके लिए नंबर ऑफ एग्स जो रहते हैं वो काफी मिलियंस में या लैक्स में रहते हैं। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एग्स की संख्या कम होती जाएगी, और ये एग्स कभी एपोप्टोसिस होता है इनका, ये एग्स अपने आप कम हो जाते हैं। कभी ये प्रोसीजर जो है एग्स कम होने का वो थोड़ा फास्ट हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कभी कुछ इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं। अगर एग रिजर्व जो है इसमें एग्स की संख्या एक मात्रा से नीचे आ जाए तो उसको हम लोग पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। और इसकी अगर व्याख्या हम लोग देखें तो एएमएच लेवल्स अगर 1.1 से कम हो जाते हैं, या एंट्रल फॉलिकल काउंट दोनों ओवरीज में मिला के 10 से कम हो जाता है, सीरम एफएसएच लेवल्स अगर बढ़ जाते हैं, ये सभी टेस्ट है जिससे हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, और इसी से हमको व्याख्या मिलती है कि पुअर ओवेरियन रिजर्व किसे कहते हैं। अभी हम लोग जैसे तुमने सवाल पूछा था कि सिम्टम्स क्या होते हैं, हमको पता कैसे चले कि रिजर्व कम हो रहा है। नॉर्मली जो माहवारी का समय होता है वो फ्रीक्वेंसी रहता है, वो हर महीने 28 से 30 दिन का रहता है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कम होती जाएगी धीरे धीरे। हो सकता है कि पीरियड्स हर 21 दिन में आए, हर 20 दिन में आए, तो हमको ये जानना चाहिए कि कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम है, होने के चांसेस है। ये एक प्रमुख सिम्टम हम लोग मान सकते हैं। बाकी ऐसे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम नहीं जिससे हमको कुछ पता चले कि कुछ शरीर में चेंजेस होंगे। मुझे लगता है यही एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है। और इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ये तुम्हारा दूसरा सवाल था। तो डायग्नोसिस के लिए या निदान करने के लिए जो मैंने पहले ही बोला कि 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम लोग रूटीनली करते हैं, और किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट ने ये टेस्ट करने चाहिए ताकि हमको ये पता चले कि एग रिजर्व
कम है, अच्छा है या बहुत ज्यादा है। अगर एग रिजर्व कम है तो इसको हम लोग पुअर ओवेरियन रिजर्व कहेंगे। एग रिजर्व नॉर्मल है या फिर एग रिजर्व नॉर्मल से ज्यादा है तो इसको हम लोग हाइपर रिस्पॉन्डर कैटेगरी में कहेंगे, जो अमूमन पॉलीसिस्टिक ओवरीज में देखा जाता है। इसके लिए हम लोग ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में एंटी मुलेरियन हार्मोन या एएमएच की लेवल, सीरम एस्ट्रेडियोल या एस्ट्रोजन की लेवल, एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल, इससे हमको पता चल सकता है कि एग रिजर्व कितना है। एफएसएच अगर नॉर्मल से अधिक है तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि रिजर्व कम हो रहा है, क्योंकि अगर अंडे अच्छे से काम नहीं कर रहे तो ब्रेन को ऐसे लगेगा कि एग्स कम काम कर रहे हैं, इसलिए ब्रेन थोड़ा सा हाइपर फंक्शन चालू कर देता है और जिसकी वजह से एफएसएच बढ़ता है। तो एफएसएच नॉर्मल 5 to 6 की रेंज में रहता है। पीरियड्स साइकिल में ये हर वक्त अलग अलग रहेगा, बट एफएसएच हमको फर्स्ट 5 डेज ऑफ पीरियड्स में ही देखना चाहिए। एस्ट्रेडियोल लेवल्स भी हमको उसी समय पे देखने चाहिए। बट एएमएच करके जो जांच होती है ये हम लोग पीरियड के किसी भी समय पे कर सकते हैं, क्योंकि ये पीरियड्स के अनुसार वेरी नहीं होगी, ये सेम रहेगी। इसीलिए हम लोग एएमएच या एंटीमुलेरियन लेवल हार्मोन के लेवल्स कभी भी कर सकते हैं। और ये जो मात्रा है ये नॉर्मली 1.1 to 3 की रेंज में रहनी चाहिए, 4 की रेंज में रहनी चाहिए। इससे अगर कम है तो रिजर्व कम है, इससे अगर ज्यादा है तो हाइपर रिस्पॉन्डर्स है। इसी के साथ में सिर्फ ब्लड टेस्ट पे हमको विश्वास नहीं रखना चाहिए, सोनोग्राफी भी करके देखनी चाहिए। सोनोग्राफी में हम लोगों को एंट्रल फॉलिकल काउंट देखना चाहिए। एंट्रल फॉलिकल काउंट अगर दोनों ओवरीज में मिला के 10 से कम है तो ये इंडिकेशन मिल सकता है कि रिजर्व कम हो सकता है। सर, आजकल हम देखते हैं कि पुअर ओवेरियन रिजर्व के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या ओवरी का रिजर्व एज के साथ कम होता है या कुछ और भी फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से ओवरी का रिजर्व कम होता है? ओके, ये बिल्कुल सही सवाल है और मैंने शुरुआत में ही ये कहा था कि हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से भी एग रिजर्व और स्पर्म काउंट में गिरावट देखी गई है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं। कोविड की वजह से हमको ये पता चला है कि बहुत सारी चीजें जरूरी भी नहीं रहती लाइफ में जिसके लिए हम लोग भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस जो है ये एक बड़ी चीज है। स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड एडिक्शंस है, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है और खान पान की जो हमारी आदतें बदल गई है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल हुआ है, उसकी वजह से भी गैमेट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, एक काउंट में गिरावट आ रही है, स्पर्म काउंट में गिरावट आ रही है। हेल्दी फूड्स अगर हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक से पानी नहीं पीते हैं तो हम लोग एग रिजर्व में गिरावट देख सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोग अभी पुअर ओवेरियन रिजर्व के केसेस ज्यादा देख रहे हैं। दूसरा सवाल जो तुम्हारा था कि एज की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं क्या, तो डेफिनेटली यस। जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एग्स में प्रॉब्लम्स या एग्स में गिरावट होती जाएगी। 30 की एज तक ये एग्स में गिरावट ज्यादा नहीं पाई गई है। 30 की एज के बाद हल्के से गिरावट चालू हो जाती है और 35 की एज के बाद ये रैपिडली नंबर ऑफ एग्स कम होने चालू हो जाते हैं। सो जो नॉर्मली देखा गया है कि 35 की एज के बाद ओवेरियन रिजर्व फास्ट रैपिडली कम हो जाएगा, 40 के बाद इसका पेस और इंक्रीज हो जाएगा और लगभग 45 तक एग्स बहुत ही कम बच जाएंगे। जब नंबर ऑफ एग्स दोनों ओवरीज में मिलके 1000 तक रह जाएंगे तब मेनोपॉज आ जाएगा, जिसको हम लोग क्रिटिकल थ्रेशोल्ड कहते हैं फॉलिकल्स का। सो ये देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एग्स काउंट कम हो जाएगा। बट इससे जुड़ी हुई एक और बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी 35 की एज से पहले भी एग्स में गिरावट देखी जा सकती है, जिसको हम लोग प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। और ये अगर हम लोग को पहले ही डिटेक्ट करें तो हमारे पास कुछ अच्छे टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे हम लोग प्रेगनेंसी दे सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास लेट आ जाते हैं तो प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी जो है वो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर में जा सकता है और फिर उस वक्त हम लोगों के पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ही कम बचते हैं। सर, जिनका ओवेरियन रिजर्व कम रहता है क्या वो नेचुरली कंसीव हो सकते हैं? ये बहुत ट्रिकी सवाल है पल्लवी। जिनका ओवेरियन रिजर्व कम है, स्लाइटली ड्रॉप हुआ है या नॉर्मल के पास है, वो नेचुरली कंसीव करने के भी अच्छे चांसेस है। बट अगर ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी ज्यादा हो गया है तो इस वक्त हम लोग तुरंत डिसीजन नहीं लेंगे इस बात पे। पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट का इनफर्टिलिटी का ड्यूरेशन कितना है,
इसके ऊपर हम लोग बेस्ड डिसीजन लेंगे। इसी के साथ में कुछ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स नहीं है ना, इसके ऊपर भी डिसीजन हो सकता है कि हम लोग कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अगर उम्र कम है या शादी को बहुत साल नहीं हुए हैं और मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी नहीं है, ऐसे केस में हम लोग नेचुरली वेट कर सकते हैं जिनका रिजर्व कम है, स्लाइटली कम हुआ है उन पेशेंट्स के लिए। बट अगर रिजर्व काफी कम हुआ है, एसोसिएटेड मेल इनफर्टिलिटी है या शादी होके बहुत साल हो गए हैं, तो ऐसे कपल्स में हम लोग वेट नहीं करेंगे। हम एक या दूसरी आईवीएफ एआरटी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इधर हम लोग आईयूआई के लिए जा सकते हैं या आईवीएफ के लिए जा सकते हैं या ईसी के लिए जा सकते हैं। सर, जिनका ओवरियन रिजर्व कम है उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और क्या हम कुछ मेडिसिन से पुअर ओवरियन रिजर्व को बढ़ा सकते हैं? ओके, नॉर्मली ये देखा गया है कि हम लोग अगर एग्स कम हो जाते हैं तो उनको एक्चुअली हम लोग बढ़ा नहीं सकते। ये ऐसे ही है, इसके लिए मैं हमेशा पेशेंट्स को भी एक एग्जांपल देता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे हम लोगों का एज जब भी बढ़ता है तब हमारी स्किन पे असर चालू हो जाता है, हेयर्स पे असर चालू हो जाता है, हमारे बाल ग्रे होना चालू हो जाते हैं। तो उन ग्रे बालों को हम लोग नेचुरली ब्लैक नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर ओवरीज में एग्स कम हो गए हैं तो हम लोग उनको नेचुरली वहां पे पैदा नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली एक चीज कर सकते हैं कि उनकी जो रैपिड डिक्लाइन है या जो तेजी से अगर एग्स कम हो रहे हैं उनका डिक्लाइन हम लोग कम कर सकते हैं और एग्स को एक लेवल पे मेंटेन किया जा सकता है, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, कुछ डाइट की वजह से, एक्सरसाइज से और कुछ टैबलेट से। सो एक अच्छा हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। डाइटिशियन का एडवाइस लेना चाहिए हम लोग क्या हेल्दी डाइट फॉलो करें, वाटर इनटेक अच्छा लेना चाहिए। इसी के साथ में एक्सरसाइजेस है जो हम लोगों को रेगुलरली करते रहने चाहिए। कुछ योगा पोजेस है जो हम लोगों को पेल्विक ब्लड फ्लो इंप्रूव करने में मदद करेंगे, जैसे बटरफ्लाई पोज है। ऐसे कुछ और एक्सरसाइजेस है जिससे हम लोग पेल्विक ब्लड फ्लो इंप्रूव कर सकते हैं और हमको एक रिजर्व मेंटेन करने में अच्छा रहेगा। बट एक रिजर्व इंप्रूव नहीं कर सकते। एग्स का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा सकते हैं बट क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। इसी के साथ में हम लोग कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं जिससे एक रिजर्व रैपिडली नहीं घटे। सर, अभी हमने बात की कि ट्रीटमेंट की इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। मेल फैक्टर है, शादी को कितने साल हुए, कब से ट्राई कर रहे हैं। ओके, जनरली हम बहुत सारे रीजन के लिए पेशेंट्स को आईवीएफ का ऑप्शन बताते हैं, बट जिनका ओवरियन रिजर्व कम है ऐसे पेशेंट के लिए आईवीएफ का ऑप्शन हम कब बताएंगे और उसका सक्सेस रेट डिफर करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर ओवरियन रिजर्व? ओके, सो हर वक्त पुअर ओवरियन रिजर्व के लिए एक ही आंसर नहीं हो सकता है। कभी कभी हम लोग अगर रिजर्व थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है तो ऐसे पेशेंट्स में अगर शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग आईयूआई के लिए भी जा सकते हैं। बट एक टाइम लिमिट सेट करना चाहिए हमको कि इससे ज्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे। तो ये फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके आप लोग डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कितना वेट कर सकते हैं नेचुरल ट्राई करने के लिए या फिर आईयूआई के लिए। इन दोनों से अगर बात नहीं बनती है तो हम लोगों को आईवीएफ के लिए जाना पड़ सकता है। बट जिनका रिजर्व काफी हद तक कम हुआ है, मॉडरेट टू सीवियरली अफेक्ट हुआ है रिजर्व, ऐसे कपल्स में हमको थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ता है ट्रीटमेंट में। माना जाए अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो एएमएच लेवल्स अगर 0.5 से कम हुए हैं और एंटर फॉलिकल काउंट अगर 6 से कम है तो ऐसी केसेस में हमको थोड़ा सा रैपिडली जाना पड़ सकता है ट्रीटमेंट के लिए। तो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जिससे हमको सक्सेस भी मिले और हम लोगों का टाइम भी सेव हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम टू प्रेगनेंसी। तो ये टाइम टू प्रेगनेंसी ऐसे कपल्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे कपल्स में हमको आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। तुम्हारा दूसरा सवाल जो था कि आईवीएफ में जाते वक्त ऐसे कपल्स में सक्सेस में कुछ डिफर हो जाएगा क्या? तो डेफिनेटली यस। जिनका रिजर्व कम है उनमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ एग्स कम हो जाते हैं उसी के साथ में एग्स का क्वालिटी भी अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए जिनका रिजर्व कम हो रहा है ऐसे कपल्स में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने ट्रीटमेंट लेते समय। जल्द से जल्द अगर वो अच्छी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, आईयूआई के लिए जाएंगे या आईवीएफ के लिए जाएंगे तो रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अगर रिजल्ट बहुत लो आ जाए, बहुत कम एग्स बचे, तो हमारा आईवीएफ का सक्सेस रेट भी हैम्पर हो सकता है और इसीलिए हमको अच्छा ट्रीटमेंट सही समय पे सही वक्त पे लेना चाहिए। डेफिनेटली सर, हमारे टर्शरी केयर में बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं कि जिनका एक या दो आईवीएफ साइकिल फेल हो चुके होते हैं और उनका ओवरी का रिजर्व भी कम होता है। तो उस टाइम पे हमें ट्रीटमेंट
पार्ट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती है फॉर सक्सेस? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, उनका हम लोग नाम नहीं लेंगे, ये डिस्क्लोजर हम लोग नहीं कर सकते, बट जो कपल्स है जिनका आईवीएफ फेल हुआ है, इसको अगर 2 बार से ज्यादा अगर आईवीएफ फेल हो गया है, तो इसको हम लोग रिकरेंट आईवीएफ फेलियर या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहेंगे। कभी कभी ऐसे कपल्स में एग्स तैयार ही नहीं हो पाते, जिसको हम लोग स्टिमुलेशन फेलियर कहते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट है। कभी कभी एग्स तैयार हो जाते हैं बट एग्स की क्वालिटी वीक रहती है, और कभी कभी एग्स की क्वालिटी भी ठीक होती है बट एम्ब्रियो तैयार नहीं हो पाते। तो ऐसे 3 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अगर स्टिमुलेशन फेलियर हुआ है तो बहुत बार एग काउंट बहुत ही लो रहता है। ऐसे केसेस में हम लोगों ने अच्छे इंजेक्शन देने के बाद भी अगर एग्स तैयार नहीं हो पा रहे, तो हम लोग कुछ रिसेंट एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी है, जो हम लोग 2 से 3 महीने के लिए दे के फिर आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, पीआरपी थेरेपी है, जिससे हम लोग ओवरीज में एग्स नए एग्स तैयार हो जाए, नया एंट्रल फॉलिकल आए, इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। और कुछ चीजें रिसर्च में है जिसके बारे में एफर्मेटिवली नहीं कहा जा सकता, जो कि है स्टेम सेल थेरेपी। इसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है, बट ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन आगे उभर के आ सकता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स है जिससे हम लोग स्टिमुलेशन फेलियर के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। अगर एग्स अच्छे से तैयार हुए बट उनका क्वालिटी ठीक नहीं है, तो हम लोग कुछ टैबलेट्स है, कुछ जेल्स है जो ऐड कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। जैसे पाया गया है, देखा गया है स्टडीज में, कि अगर हम लोग ट्रीटमेंट में थोड़े बहुत एंड्रोजन ऐड करें, जो टैबलेट फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन एसिडेट कहते हैं, ये एक है, या फिर एंड्रोजेल्स है, ये जेल फॉर्म में अगर हम लोग ऐड करें तो ये पाया गया है कि oocyte क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव होगा। इसी के साथ में अगर हम लोग ट्रीटमेंट आईवीएफ के ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कुछ प्री ट्रीटमेंट थेरेपीज ऐड करें, तो भी हमको ऐसे केसेस में सक्सेस मिल सकता है। अगर एम्ब्रियो क्वालिटी वीक है, तो ये देखा गया है कि एग काउंट अगर कम है और एम्ब्रियो क्वालिटी वीक है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी जेनेटिकली एबनॉर्मल एम्ब्रियोज बनने के चांसेस है, जिसको हम लोग अनयूप्लॉइड एम्ब्रियोज कहते हैं। और उम्र बढ़ने के हिसाब से एग काउंट खराब होने की वजह से कभी कभी अनयूप्लॉइड एम्ब्रियोज बन जाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर, मेजॉरिटी टाइम पेशेंट्स हमें बताते हैं कि किसी डॉक्टर ने मुझे डोनर एग का ऑप्शन दिया था, तो जनरली हम डोनर एग का ऑप्शन पुअर ओवरियन रिजर्व केसेस में कब पेशेंट को देते हैं? सो जैसे हमने देखा कि हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस पहले एक्सप्लोर करते हैं, जिनका पहले आईवीएफ सक्सेस नहीं हुआ हो या रिजर्व पहले से कम है, और पेशेंट फर्स्ट टाइम भी हमारे पास आईवीएफ के लिए आ रहा है, तो उसमें हम लोग oocyte पुलिंग का ऑप्शन देते हैं पहले। डोनर एग में जाने से पहले हम लोग एग्स जितने हो सके एग्स जमा कर सकते हैं, oocyte पुलिंग, एम्ब्रियो पुलिंग कर सकते हैं, और उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक ही टाइप के इंजेक्शन अगर बार बार देंगे तो कभी कभी सक्सेस नहीं मिलता, तो हम लोग इंजेक्शन देने का टाइप जो है, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। कभी कभी एक्चुअल इंजेक्शंस भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखा गया है कि बहुत बार रिकॉम्बिनेंट एफएसएच इंजेक्शंस यूज करके उतना अच्छा सक्सेस नहीं मिला होगा उस पेशेंट को, तो ऐसे केसेस में हम लोग रिकॉम्बिनेंट एलएच ऐड कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन ऐड कर सकते हैं, कुछ टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं जिससे सक्सेस मिल सके। ये सब करने के बाद भी अगर हमको एक रिस्पॉन्स ओवरी से अच्छा नहीं मिल पा रहा है, एग्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसे केस में ही हम लोगों को डोनर एग के ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। जिनका एएमएच बहुत ज्यादा हद तक गिर गया है, या मेनोपॉजल स्टेज तक आ गया है, या फिर एंट्रल फॉलिकल काउंट्स कुछ भी नहीं बचे हुए एग्स है, ऐसे केसेस में भी हम लोग डायरेक्टली डोनर एग के लिए जा सकते हैं। सर, जनरली पेशेंट हमारे पास जब आते हैं और हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि उनका ओवरी का रिजर्व कम है, बट यदि ऐसे कुछ सिम्टम्स या टेस्ट हमें पेशेंट ने पहले करने चाहिए, जिससे उनको पता चले कि पहले ही उनका ओवरी का रिजर्व कम है, तो आप इसके बारे में क्या एडवाइस करेंगे? पल्लवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों के पास जो आते हैं पेशेंट्स को, काफी बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बहुत जगह पे ट्रीटमेंट ऑलरेडी उन्होंने लिया हुआ है, और फिर एक सेकंड ओपिनियन लेने या फिर सब जगह पे थक हार के हमारे पास आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत बार समय बहुत वेस्ट हो चुका होता है, उनके कुछ साल निकल गए होते हैं, इंपॉर्टेंट साल जो है 4 साल 5 साल ऑलरेडी निकल गए होते हैं, और हमारे पास जब आते हैं तब रिजर्व कम होता है। तो तुम्हारा सवाल काफी जेन्युइन है
कि इसके रिजल्ट के बारे में हमको पहले ही पता कैसे चले, ताकि हम लोगों ने पहले ही कुछ अच्छा एक्शन लिया होता। तो जैसे मैंने बोला कि सिम्टम वाइज हम लोग उसमें से कुछ देख नहीं सकते, मतलब पेशेंट बता नहीं सकता कि मेरे एग्स कितने बचे हैं। एक ही चीज है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर थोड़ा अर्ली आ जाए, जैसे और 21st डे में साइकिल आ जाए, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि रिजल्ट शायद कम हो रहा है, बट हर वक्त वैसे नहीं होगा। तो सिम्टम से हम लोग कई बार ये डायग्नोसिस नहीं कर सकते। इसके लिए हमको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की आंखें ही चाहिए, या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का माइंड ही चाहिए, जो ये परख सके कि रिजल्ट कौन से पेशेंट में कम हो सकता है। और जो नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट है, जो दूसरे डॉक्टर्स है, उन्होंने भी ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग ये रूटीन टेस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। फर्टिलिटी टेस्ट हम लोग जब कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, या सिर्फ ट्यूबल टेस्टिंग करते हैं और सीमेंट टेस्टिंग करते हैं, बट ये छोड़ के ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग जो होता है वो कई बार मिस किया जाता है। तो ये अगर हम लोग रूटीन में इंक्लूड करें सभी डॉक्टर्स, तो हो सकता है हम लोग जल्दी डायग्नोसिस करें, और जल्दी डायग्नोसिस होके उसको जल्दी से ट्रीट भी करें, मतलब उसको हम लोग ज्यादा वेट नहीं करें। ज्यादा वेट कर रहे हैं और हम लोग एडवांस ट्रीटमेंट पेशेंट को पहले ही ऑफर नहीं कर रहे, तो हम लोग पेशेंट के हो सकता है पैसे बचा सके, बट उनका सही टाइम हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे, और उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसी चीज। यस आई थिंक आजकल जो वर्किंग वुमेन है, जिनको अपनी फर्टिलिटी डिले करानी है, एटलीस्ट वो अपना बेसलाइन स्कैन और एएमएच ब्लड टेस्ट इनिशियली करें, तो उनको एक आइडिया आ सकती है कि उनको कितने साल तक वेट करना है, या उनको अपनी फर्टिलिटी कैसे प्लान करना है। सर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से क्या ओवरी की हेल्थ में इफेक्ट आता है? हम प्रीमैच्योर ओरियन फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं? मुझे लगता है डेफिनेटली आज की लाइफस्टाइल में तो यस, इसको हम लोग काफी हद तक हर पेशेंट में नहीं प्रिवेंट कर सकते। किसी किसी को एक जेनेटिक वीकनेस रहता है, नंबर ऑफ एग्स पहले से ही कम रहते हैं, बट कुछ पेशेंट्स में जिनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, या फिर स्मोकिंग की आदत अगर टीनेज में लगी हुई है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, तो ये एक काउंट और स्पर्म काउंट को अफेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा हद तक अफेक्ट करेगा। अल्कोहलिज्म है, ये भी काफी हद तक अफेक्ट करेगा। और अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, ये चीजें भी अफेक्ट करेंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, एक्सरसाइज अच्छे से ले, डाइट अच्छे से ले, तो हम लोग कुछ हद तक प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या पुअर ओवेरियन रिजर्व को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट जिनको ऑलरेडी ये सेट हो गया है, जिनका रिजर्व ऑलरेडी कम हुआ है, उन पेशेंट्स में हम लोग इससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में हमको एडवांस ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर सच इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। सर, हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं। During how many days AMH test should repeat if reserve is less? ओके, सो एएमएच हम लोग स्टैंडर्ड लैब में करना चाहिए, और एएमएच करने का टेक्निक भी अच्छा होना चाहिए। अगर एएमएच एक बार में कम आ जाता है, तो ऐसी केसेस में हमको रिपीट करने से अच्छा उसका एक ऑप्शनल ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग का टेस्ट भी देखना चाहिए। जैसे कि सोनोग्राफी, सिंपल सोनोग्राफी से हम लोग एंट्रल फॉलिकल काउंट देख सकते हैं, और ये टेस्ट एक साथ में अगर करेंगे तो बेहतर रहता है। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है फर्टिलिटी चेकिंग के लिए, तो हम लोग एएमएच और एंट्रल फॉलिकल काउंट जो है वो एक ही दिन पे करते हैं, ताकि हम लोग वो कोरिलेट कर सके। और अगर हम लोग उसको कोरिलेट कर पाते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एएमएच टेस्टिंग रिपीट करने से अच्छा है कि हम लोग अच्छी लैब में करो एएमएच टेस्टिंग, और एएमएच करने का तरीका सही हो, और उसको हम लोग दूसरे टेस्ट के साथ भी कोरिलेट कर सके, तो बेहतर रहेगा। Okay. Thank you, sir. Sir, she's asking, can ovarian reserve increase by any treatment? ओके, जैसे हमने पहले ही कहा कि ओवेरियन रिजर्व या नंबर ऑफ एग्स को बढ़ाया नहीं जा सकता, बट नंबर ऑफ एग्स को रैपिडली जो डिक्लाइन हो रहे हैं, उनका रैपिड डिक्लाइन हम लोग कम कर सकते हैं कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स से, कुछ दवाइयों से। सो इसका आंसर यही है कि ओवेरियन रिजर्व को हम लोग एक्चुअली बढ़ा नहीं सकते, उनको मेंटेन किया जा सकता है। उसके ऊपर हम लोग जल्दी एक्शन लेके प्रेगनेंसी तुरंत अचीव करना बहुत जरूरी रहता है। सर, ये क्वेश्चन एक्चुअली पीसीओएस का है कि ओवेरियन ड्रिलिंग हम कब एडवाइस करेंगे, कब रिक्वायर्ड है?
सो मुझे ऐसे लगता है कि ये सवाल को मैं एक क्वेश्चन के अनुसार भी लूंगा, मतलब ये एक और तरीके से भी लूंगा कि कई कई बार रिजर्व पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए ओवेरियन ड्रिलिंग किया जाता है। ओवेरियन ड्रिलिंग एक प्रोसीजर है जिससे पीसीओडी के पेशेंट्स में नेचुरल प्रेगनेंसी लेने में कभी कभी आसान जाता है। बट अगर पीसीओडी का डायग्नोसिस अच्छे से हुआ नहीं है, एक्चुअली में पेशेंट को पीसीओडी नहीं था, नॉर्मल रिजर्व ही था, तो ऐसे केसेस में हो सकता है ड्रिलिंग से हमारा रिजल्ट कम भी हो जाए। तो ऐसे केसेस में ड्रिलिंग नहीं करना चाहिए। और पीसीओडी के केसेस में भी अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसकी एक कंट्रोल रखना चाहिए उसके ऊपर कि हम लोग कितने ड्रिल्स कर रहे हैं। सो 4 ड्रिल्स मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि हर केस में अभी ड्रिलिंग की आवश्यकता कम हो गई है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं और लेप्रोस्कोपी को अवॉइड कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और यदि स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल अच्छे से यूज किया है फिर भी आईवीएफ फेलियर है, तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड स्टिमुलेशन? ओके, सो ये बहुत बार आईवीएफ स्पेशलिस्ट के मुंह से ही आप सुनोगे कि एक क्वालिटी और क्वांटिटी। मैं जानता हूँ कि ये चीज मैंने ही अभी बोली है। सो ओवेरियन रिजर्व जो है ये हम लोग उसको क्वांटिटी के अनुसार देखते हैं, नंबर ऑफ एग्स कितने हैं। बट क्वालिटी जो है उसको हम लोग जांच नहीं कर सकते किसी भी टेस्ट से। जो ओवेरियन रिजर्व टेस्ट है उसमें हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वालिटी कैसे हो सकती है। जैसे अगर एएमएच बहुत ज्यादा कम है, एंट्रल फॉलिकल बहुत ज्यादा कम है, ऐसे केसेस में हो सकता है क्वालिटी भी वैसे ही वीक रहे। तो ऐसे कपल्स में हमको उस तरीके से एडवाइस देना पड़ता है। बट एक्चुअली जब हम लोग आईवीएफ में जाते हैं और इन एग्स को तैयार करके बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद जो एग्स होते हैं, जो M2 एग्स होते हैं, जिनको हम लोग मैच्योर एग्स कहते हैं, वही यूजफुल रहते हैं प्रेगनेंसी देने के लिए। सो क्वालिटी वाइज अगर हम लोग देखें तो जितने अच्छे M2 एग्स मिलेंगे उतना हमारा सक्सेस अच्छा रहेगा। और कभी कभी M2 एग्स मिलने के बाद भी उनका क्वालिटी जो रहता है वो वीक हो सकता है, जैसे डार्क साइटोप्लाज्म हो या पोलर बॉडी डिफेक्ट्स हो या पेरीवाइटलाइन स्पेस में कुछ डिफेक्ट्स हो, तो इसका अंदाजा हमको एग्स बाहर निकालने के बाद ही आ जाता है। सो क्वालिटी के बारे में शुरुआत में नहीं कहा जा सकता। आईवीएफ करते समय जब एग्स बाहर निकालते हैं, उनको दूरबीन के नीचे देखते हैं, तभी हमको पता चलेगा कि क्वालिटी कैसे है। और फाइनल जो क्वालिटी चेक है एग्स का, वो हमको एम्ब्रियो फॉर्मेशन के वक्त पता चलेगा, मतलब किस क्वालिटी का एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, इसके ऊपर भी हमको अंदाजा आ जाएगा कि एग्स का क्वालिटी कैसे है। सर व्हाट इज कंसीडर्ड लो ओवेरियन रिजर्व? यस, सो आई थिंक ये शुरुआत में ही हमने देखा कि लो ओवेरियन रिजर्व की व्याख्या क्या है। सो अगर एएमएच लेवल्स कम हो रहे हैं, एएमएच लेवल्स 1.1 से नीचे हैं स्टैंडर्ड लैब में किए हुए, एंट्रल फॉलिकल काउंट अगर दोनों ओवरीज में मिला के 10 से नीचे है, और एफएसएच लेवल्स हाई है, 10 से ऊपर है, ऐसे केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट का रिजर्व लो है। Sir, if next question is, if I have endometriosis and PCOD, can AMH level show invariably higher than normal range? Yes, तो इसका आंसर हाँ है। अगर पीसीओडी है तो डेफिनेटली फॉलिकल नंबर भी हाई रहेगा, और अगर फॉलिकल नंबर हाई है तो एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल से एएमएच लेवल ज्यादा रहेंगे। एंडोमेट्रियोसिस में एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में फंक्शनिंग एग्स कम हो सकते हैं, उसके बावजूद एएमएच लेवल्स फॉल्सली हाई हो सकते हैं। तो ये हमको देख के चलना पड़ता है, सिर्फ एएमएच पे हमको विश्वास नहीं रखना है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एएमएच अगर कम है तो उस पे हमको केवल विश्वास नहीं रखना है, उसको बाकी के टेस्ट के साथ कोरिलेट करना है। इसी तरीके से एंडोमेट्रियोसिस में हमको सोनोग्राफी भी करके देखना चाहिए, एंडोमेट्रियोसिस कितना बड़ा है और उसमें बचे हुए एंट्रल फॉलिकल्स कितने हैं, उसके ऊपर से हमको अंदाजा आ जाएगा कि एएमएच एक्चुअली कितना होना चाहिए। Sir, what is egg pulling? Is it painful and how much it cost? Okay, so actually egg pulling मतलब it's not pulling the eggs, it is कि हम लोग एग्स को जमा कर रहे हैं, मतलब POOL पुल, मतलब हम लोग एग्स को जमा कर रहे हैं। हो सकता है कि आईवीएफ के इंजेक्शंस के पहले अटेम्प्ट में हमको कम एग्स मिले, 2 या 3 ही एग्स मिले, उसमें से मैच्योर एग्स कम थे। तो हम लोगों को अगर बहुत कम एग्स मिलते हैं तो सक्सेस रेट भी कम हो सकता है। तो हम लोग एग पूलिंग या एम्ब्रियो पूलिंग में, मतलब ज्यादा से ज्यादा एग्स निकालने के लिए फिर से एक बार इंजेक्शंस देके
पेशेंट्स के और एग्स बना के उनको बाहर निकाल सकते हैं। और जब अपने पास अच्छे वाले एग्स रहेंगे, अच्छे एम्ब्रियोज रहेंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रांसफर के लिए जाए, तो ये बेहतर टेक्निक रहता है कभी-कभी। थैंक यू सो मच सर। हमारे व्यूअर्स को उनके सब क्वेश्चंस के आंसर होपफुली मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज का एफबी लाइव सेशन डॉक्टर पल्लवी ने जो अच्छे सवाल पूछे, थैंक यू पल्लवी, ये काफी इंटरैक्टिव रहा होगा और कुछ डाउट्स आपके मन में जरूर क्लियर हुए होंगे पुअर ओवेरियन रिजर्व के बारे में। किसी को अगर पुअर ओवेरियन रिजर्व या फर्टिलिटी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो है ओएसिस फर्टिलिटी डायनेस्टी कमर्शियल वाकड़। आपको या आपकी किसी रिलेटिव को अगर पुअर ओवेरियन रिजर्व की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जो पल्लवी ने हमसे सवाल पूछे ये आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।